नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक गोयल है और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित जो आपातकाल है या आपातकालीन परिस्थितियां हैं उन पे, और उसमें आज मुख्य फोकस होगा राष्ट्रीय आपात पे। दोस्तों, अगर आपातकालीन परिस्थितियों की या आपात उपबंध की बात करें तो हम आज बात करेंगे वह टॉपिक आपातकाल है या आपात उपबंध ज़्यादा उचित रहेगा। आपात उपबंध या प्रावधान, संविधान में जो आपात उपबंध है उस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, यह जो है भारतीय संविधान है उसका जो 18वां भाग है, भाग जो 18 है, इसमें आपात उपबंध दिए गए हैं। इसमें 3 प्रकार के आपात उपबंध है। पहला जो है वह अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, जिस पे कि आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, राष्ट्रीय आपात। दूसरा जो है वह है आर्टिकल 356, जो है राज्यों में संवैधानिक संकट के समय लगता है, इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और तीसरा एक और होता है जो अभी तक हमारे देश में कभी भी प्रवर्तन में नहीं आया, कभी लगाया नहीं गया, जो है आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। दोस्तों, ये 3 आपातकालीन परिस्थितियां हैं और ये भाग 18 में है, ये इन अनुच्छेदों में है। और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद 352 से 360 है, आर्टिकल 352 टू 360, इसमें जो है आपात उपबंध दिए गए हैं। इन सारे अनुच्छेद जो है इससे रिलेटेड है। दोस्तों, जो ये आपात उपबंध है ये हमारे संविधान में जो है वह लिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है यह प्रावधान। और हम मुख्यतः पढ़ते हैं कि यह जर्मनी के वाइमर संविधान से इनको लिया गया है। ऐसी बात नहीं है। इसमें जो वाइमर संविधान से ली गई है वह बात है इन आपातकालीन परिस्थितियों में जो वाइमर यहाँ जर्मनी है, वाइमर संविधान जो है जर्मनी का, उससे हमने लिया है। जब ये परिस्थितियाँ होगी, इन परिस्थितियों में जो है वह मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह दोस्तों लिया गया है वाइमर संविधान से। जबकि जो आपात उपबंध लिए गए हैं वह लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। यह मोटी मोटी बात थी। अब इनका जो प्रकृति है, यह जो जिस टाइप की है, उस पर अगर बात करें, जो इसका उद्देश्य है वह क्या है। दोस्तों, आपात उपबंध का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश जो है उसमें हमारे देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, उसके लोकतांत्रिक और राजनीतिक उसकी जो व्यवस्था है उसको कभी संकटकालीन परिस्थिति में अगर उबारना है, उस स्थिति में, संकटकालीन स्थिति में जो है आपात उपबंध लागू होते हैं और हमारे देश की जो वो व्यवस्था है उसका संरक्षण करते हैं। इसलिए इन आपात उपबंधों को हमने हमारे संविधान में शामिल किया था। दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारा जो देश है वह एक हमारे संविधान के अनुसार एक संघात्मक प्रकृति है, संघात्मक या संघीय प्रकृति का है। दोस्तों, संघात्मक या संघीय प्रकृति जो होती है शासन की, संघीय जो शासन का प्रकार होता है उसमें मुख्यतः यह होता है कि एक केंद्र होगा और उस केंद्र की खूब सारी इकाइयाँ होगी, प्रादेशिक इकाइयाँ होगी। वो देश जो है, वह जो शासन है वह एक केंद्र और उसकी खूब सारी प्रादेशिक इकाइयों में बंटा हुआ होता है। जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकारें हैं, तो यह होती है संघीय प्रणाली। लेकिन एक अनूठी बात हमारे संविधान की ये है दोस्तों कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है या आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं, तब हमारा संविधान जो है, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वह संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। इसीलिए
इसको एकात्मक प्रकृति के कारण आइवर जेनिंग्स ने हमारे देश के संविधान है, हमारे देश की जो शासन प्रणाली है उसको कैसा कहा है? केंद्राभिमुखी संघवाद। हमारे देश की शासन व्यवस्था को कैसा कहा है? केंद्राभिमुखी संघवाद, आइवर जेनिंग्स ने कहा। कैसिवियर ने इसे अर्ध संघ कहा। इस प्रकार यह थी मोटी मोटी बातें। अब हम जो बात करने वाले हैं वह है महत्वपूर्ण, और वह है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352। इसको हम विस्तार से जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लागू होता है, क्यों लागू किया जाता है, कितने समय तक इसकी अवधि है, किन परिस्थितियों में होता है, और अन्य बातें जो हमारे विधायिका और कार्यपालिका वित्तीय व्यवस्था इत्यादि को कैसे प्रभावित करता है, इस संबंध में बात होगी। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात पे, जो कि महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपात आज हमारी चर्चा का विषय जो है राष्ट्रीय आपात। यह दोस्तों है आर्टिकल 352 में वर्णित है भारतीय संविधान में। जब इसकी उद्घोषणा का मुख्य आधार है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में देश संकट में होता है, उस संकटकालीन परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करता है, और भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है वह एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके 3 आधार है। पहला है युद्ध या दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। यह है 3 परिस्थितियां। इसमें दोस्तों जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो इस परिस्थिति को कहते हैं बाह्य आपात, और जब सशस्त्र विद्रोह होता है इसको कहते हैं आंतरिक आपात। हमारे देश में दोस्तों अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी संकट काल में, जिसको अगर आप देखें तो पहला हुआ अक्टूबर 1962 में, अक्टूबर 1962, और दोस्तों जनवरी 1968 तक। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक यह लागू रहा। इसका जो मूल कारण था वह था चीन द्वारा 1962 में नेफा जो क्षेत्र था, नेफा, इसमें हस्तक्षेप करना, इसमें ये आक्रमण कर देना नेफा पर। तो नेफा जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आजकल हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। नेपाल, चीन ने जब आक्रमण किया तो उस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। दूसरी बार दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत के साथ अघोषित युद्ध शुरू किया। उस समय 1971 में हुई, और यह मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रहा दूसरा राष्ट्रीय आपात। तीसरा जो राष्ट्रीय आपात है, तीसरी बार जो परिस्थिति बनी वह बनी आंतरिक आपात के रूप में। सशस्त्र विद्रोह है, इसका 1978 जो 44वां संविधान संशोधन था उससे पहले इसका नाम आंतरिक आपात था। आंतरिक आपात की परिस्थिति में यह जून 1975 को प्रवर्तन में आया और मार्च 1977 तक प्रवर्तन में रहा। इस प्रकार कुल भारत में जो है अब
1962 में पहली बार, 1971 में दूसरी बार और 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई। दोस्तों अब जो राष्ट्रीय आपात जो है उसकी जो उद्घोषणा का आधार है उसमें बदलाव हुआ है। यह जो है यह था पहले आंतरिक अशांति। इस परिस्थिति में क्या है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। सरकार ने जो है इसका अनैतिक फ़ायदा उठाते हुए भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की, जिसके चलते इसके बाद की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन हुआ भारत के संविधान का, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया कि इस सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है जोड़ा और आंतरिक अशांति शब्द को जो है वह हटा दिया। अब जो हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार है यह 3 है। 1978 के संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद। अब दोस्तों इसकी उद्घोषणा किस प्रकार होती है यह जानते हैं। एक और बात है दोस्तों इसके संबंध में, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके बारे में एक दोस्तों बात एक और है कि पहले जो आपातकाल की घोषणा होती थी उससे ज़्यादा अब इसके नियम स्ट्रिक्ट किए गए और इसमें कहा गया अनुच्छेद 352 के अंदर कि अब जो है राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से उन्हें यह कहें तब। तो अब लिखित रूप में मंत्रिमंडल की स्वीकृति अति आवश्यक है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात ही आपातकाल की घोषणा हो सकती है। यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। और उद्घोषणा कैसे होगी यह महत्वपूर्ण है। तो उद्घोषणा कैसे होगी दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होगी उसमें क्या होगा, संसद का जो प्रत्येक सदन है, संसद के प्रत्येक सदन के जो कुल सदस्य है, उन सदन के कुल सदस्य यह सेपरेट है, अलग अलग, दोनों में राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग कुल जो सदस्य संख्या है सदनों की, उस सदन में उस सदस्य संख्या के कुल सदस्यों का बहुमत तथा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, यह विशेष बहुमत है दोस्तों। संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत जितनी संख्या है उसका, तथा सदन में जब संकल्प पारित करते हैं उस समय मत देंगे उसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना अति आवश्यक है। उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। तो दोस्तों ऐसे घोषणा होने के बाद अगर संसद के प्रत्येक सदन में ये जो प्रस्ताव संकल्प लाया जाता है, यह आपातकाल की घोषणा के 1 माह के भीतर अनुमोदित हो जाना चाहिए। यह संकल्प पारित हो जाना चाहिए 1 माह के भीतर। अगर 1 माह के भीतर यह संकल्प पारित नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह निरस्त हो जाएगा, वह अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यह पारित हो जाता है 1 माह के भीतर, इस परिस्थिति में क्या होगा, 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है और यह संख्या विशेष बहुमत के द्वारा, दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार ऐसे होती है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या ऐसे होता है लागू। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात के क्या प्रभाव पड़ते हैं विधायिका पे, कार्यपालिका पे तथा वित्तीय परिस्थितियाँ क्या रहती हैं और राज्यों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इसके अन्य भी प्रावधान जो जैसे 38वां संविधान संशोधन जो हुआ 1975 में इंदिरा जी के समय, जिसमें उन्होंने यह कहा कि जो न्यायालय है
वह राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए या घोषित किए गए आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, जिसका बाद में 1978 के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया और कहा गया कि पुनर्विलोकन हो सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है और भी परिस्थितियाँ। तो इस पे करते हैं, अब बात करेंगे प्रभावों पे। दोस्तों प्रभावों पे बात करेंगे हम, यह मिटा देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं भारत की कार्यपालिका पे, विधायिका पे, नागरिकों पे इसके क्या प्रभाव होते हैं उसकी बात करते हैं। दोस्तों जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है किसी एक क्षेत्र में या पूरे राष्ट्र में, तब क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार, जब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार है, उसके अनुच्छेद 19 जो है उसमें जो स्वतंत्रताएं दी हुई है उनका स्वतः निलंबन हो जाएगा, यानी वह उस समय के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। जो मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 व 21 जो है यह प्रभावित नहीं होता है। अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार जो है बिना किसी घोषणा के राष्ट्रपति की स्वतः लागू हो जाता है, और अगर आपात उपबंध जो है वह राष्ट्रीय आपात अगर प्रवर्तन में नहीं रहता है तो यह स्वतः वापस से प्रवर्तन में आ जाते हैं। यह प्रभाव पड़ता है मौलिक अधिकारों पे, अनुच्छेद 19 इत्यादि पे। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों 359। इनमें क्या अंतर है? 359 यह है 19वें जो अनुच्छेद से संबंधित स्वतंत्रताओं से, यह है अन्य सभी मौलिक अधिकार हैं जिनको निलंबित किया जा सकता है। अन्य मौलिक अधिकारों को 359 के अंदर, लेकिन इन दोनों को छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 किसी परिस्थिति में नहीं होता। और एक बात, बाह्य आपातकाल के समय यह लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के समय में मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता। यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया। अन्य क्या प्रभाव पड़ते हैं? अन्य प्रभावों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 353 है, अनुच्छेद 353 का कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों? कार्यपालिका पर यह प्रभाव पड़ता है कि जो देश की कार्यपालिका है संघ की, वह पूरे देश में इसका विस्तार हो जाता है, शक्ति का विस्तार हो जाता है, क्योंकि यह जो संघ है वह राज्यों के अंदर भी अपनी शक्ति का विस्तार करता है और राज्यों के अंदर भी जो है इसकी शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति का विस्तार हो जाता है। और दूसरा है 353 क के तहत ही विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधायिका पे यह प्रभाव पड़ता है कि संसद चाहे तो इस समय में जो है वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यह जो कानून है वह तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहता है, तब तक लागू रहेंगे। विधायिका पर यह प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों वित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? वित्त दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो राजस्व का जो बंटवारा है वो किस प्रकार होगा राज्य और संघ के बीच में, या राज्यों के जो भी वित्तीय मामले हैं उस पे संसद जो है अनुच्छेद 354 के तहत जो है शक्ति का विस्तार होता है। और एक और बात, अनुच्छेद 354 जो है इसका दूसरा पैरा है दोस्तों, जो
इसका दूसरा इसमें जो प्रोविज़न है वह कहता है कि जब भी ऐसी कोई घोषणा होती है या फिर इसमें वित्तीय या राजस्व से संबंधित विवरण को अगर संशोधन किया जाता है तो संसद के पटल पे एक संकल्प रखना आवश्यक होता है। यह है वित्त से संबंधित प्रभाव पड़ते हैं। और क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों? और प्रभाव पड़ते हैं कार्यकाल। जब आपात की घोषणा होती है दोस्तों, जब आपात की घोषणा होगी तो जो लोकसभा है, अनुच्छेद 83 आप देखते हैं, इसका तीसरा जो है क्लॉज, इसमें 1 वर्ष तक कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाया जा सकता है और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल जो है, विधानसभाओं का, यह है आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के तहत विधानसभाओं का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। यह प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह जो बातें हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ हमारे देश में। इसके अलावा इसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं, इसकी उद्घोषणा कैसे होती है, विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, बाह्य और आंतरिक आपातकाल क्या है, ये सारी बातें हमने जानी। और भी ऐसे ही टॉपिक मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। नमस्कार।